हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। 2022 की पीवाईक्यू सेशन में आज क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी की सेशन है। पिछले हमने 2022 में ही इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया। हो सकता है आगे भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, पर ये आज और जो पिछले लेक्चर में था वो पॉलिटी की क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है उपरोक्त कथनों में से। अब ये 3 ऑप्शन वाले स्टेटमेंट था। जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो, हम बार बार बात करते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि इस 3 में से अगर आप एक भी गलत ढूंढ लिए, इसमें से कोई भी एक अगर गलत ढूंढ लिए तो आप तुरंत वो आंसर पे चले जाएंगे। जैसे मान लेते कि अगर 2 गलत है तो 2 और ये 2 कट गया, 1 और 3। अगर इसमें से मान लेते हैं कि 1 गलत है तो ये कट गया, ये कट गया, ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे 3 जो 2 स्टेटमेंट से ज़्यादा वाले क्वेश्चन हो जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन करना बहुत इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन में। नंबर 1 ऑप्शन, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो अब देखो, आपने पॉलिटी का अगर बेसिक भी पढ़ा होगा तो आपको ये पक्का ध्यान होगा कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के लिए धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता है। तो जैसे ही अगर मान लेते हैं आप कंफर्म हो गए कि ये आंसर ये नहीं है, सही नहीं है, आप इसको गलत करो। जैसे 1 गलत हो गया, एक ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दे। ये भी सही है। और जितनी भी इसकी सारी बारीक डिटेल हम देखेंगे आगे चल के, इसकी जो भी सॉल्यूशन है देखेंगे हम। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये ध्यान दें। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि होना ही चाहिए, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो गलत हो जाना चाहिए। तो हर बार हर जगह एक्सट्रीम स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती है जो काम नहीं करती है, ठीक। तो अब हम संविधान संशोधन इसमें क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक, उसके बारे में जितने भी उसके प्रोविजन है वो सारे देखेंगे। फिर आएंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कह रहा है। संविधान संशोधन की बात करें तो जब संसद किसी संवैधानिक प्रावधान को बदलती, हटाती या नया जोड़ती है, कि संविधान कुछ ऐसा प्रावधान है जिसको बदलना हो या हटाना हो या उसमें न्यू ऐड करना हो, तो ये एक विशेष प्रावधान युक्त विधेयक के द्वारा उसे ही संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, ठीक। सामान्य कानून क्या है, तो सामान्य कानून के कुछ संशोधन हो सामान्य कानून के लिए तो आर्टिकल 107 से 111 तक प्रक्रिया है। लेकिन यदि संविधान संशोधन करना हो तो उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत खास प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक। आर्टिकल 368, अब इसके बारे में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया को बताता है। आर्टिकल 368 क्या बताता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की शक्ति कितनी होनी चाहिए, संसद के पास कितना पावर है संशोधन करने की, और उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए उसकी। ये 2 मुख्य बातें बताता है कि वही संसद की शक्ति यानी पार्लियामेंट में अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, कि कुछ ऐड कर सकता है, कुछ अलग कर सकता है, रिपील कर सकता है। संशोधन की प्रक्रिया कि कैसे, किस बहुमत से, कब राज्यों की सहमति चाहिए, प्रोसेस बताता है। तो वो शक्ति के बारे में बताता है और उसकी प्रोसेस के बारे में बताता है, ठीक। इसके अलावा अब देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कैसे, प्रोसेस उसकी है क्या। तो पहले है कि विधेयक की प्रस्तुति होगी। ऑब्वियसली बात है विधेयक की प्रस्तुति होगी, केवल संसद में ही पेश हो सकती है, ये ध्यान रखें। ऑब्वियसली बात है जब संविधान संशोधन है तो केंद्र करेगी, राज्य विधानसभाओं में तो होगा नहीं ये। इससे प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर दोनों पेश कर सकते हैं। ये ज़्यादा ध्यान देने योग्य जरूरी है कि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक जो है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, दोनों पेश कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, ये धन विधेयक नहीं है, इसीलिए इसमें प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश की नीड नहीं होती है, ठीक। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। अगर विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा तो फिर वो संशोधन हो ही नहीं पाएगा उसमें। इसके अलावा यदि एक सदन रिजेक्ट कर दे, मान लेते हैं कि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में चला गया, या संशोधन करे और दूसरा सहमत ना हो, तो मान लेते हैं राज्यसभा में गया, उसने पास रिजेक्ट कर दिया या फिर ऐसा संशोधन कर दिया जो लोकसभा सहमत ना हो राज्यसभा से, तो फिर वो क्या है, उसके लिए संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखें। बिल वही एक्सपायर या अटक जाएगा। धन विधेयक के मामले में क्या होता है कि वो लोकसभा के पास पावर होती है, तो यदि राज्यसभा को छेड़खानी किया तो लोकसभा पारित मान लेता है, पर इस मामले में नहीं है। तीसरा स्टेप में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कि दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति को एसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के लिए एसेंट देना अनिवार्य होता है, यानी सहमति देना जो है एकदम मैंडेटरी अनिवार्य है, वो
न तो वीटो कर सकते हैं, न ही बिल वापस भेज सकते हैं और न ही पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। वीटो का मतलब हो गया न तो आप अस्वीकार कर सकते हैं और जैसे बिल वापस नहीं भेज सकते तो वो भी पुनर्विचार के लिए आप नहीं भेज सकते हैं, और न ही पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके पास गया तो आप लंबे टाइम तक रखे हो, उस पर सहमति दे ही नहीं दे रहे हो। यदि संविधान संशोधन विधेयक प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनको सहमति देना अनिवार्य है, और ये अनिवार्य किया कब गया? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ये ध्यान रखें, याद रखें, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जो है यह संशोधन क्यों किया गया? तो फंडामेंटल्स टू रिमेंबर, यानी ये जो मूलभूत बात याद रखने की क्या नीड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस, यानी आप सीधा समझिए कि ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो था, इसके तहत ही बाध्य कर दिया गया। क्या बाध्य कर दिया गया? कि संविधान संशोधन विधेयक यदि प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनको सहमति देना ही पड़ेगा, उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी वीटो वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब प्रोसेस देखते हैं कि कैसे संविधान, ये जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया क्यों गया था कि भाई संविधान संशोधन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस 1967 में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी आर्टिकल 368 जो था केवल प्रक्रिया की बात कर दी है, शक्ति की बात उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं होगी। तो सरकार को लगा कि यह संसद की शक्ति को सीमित कर रहा है, इसी वजह से सरकार ने जो है संसद की पावर बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन शक्ति को स्पष्ट और मजबूत करने हेतु 24वां संविधान संशोधन लाया। इसमें ऐड क्या क्या किया गया 24वें संविधान संशोधन में? तो पहला 368 में जो है साफ किया गया कि संशोधन संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की पूर्ण शक्ति है। नया उपबंध जोड़ा गया क्या? तो अमेंडमेंट बिल को जो है राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से मंजूरी देंगे, उनके पास नो वीटो पावर, यानी कोई भी वीटो शक्ति नहीं होगी। और अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट किया गया कि संविधान संशोधन जो है कानून नहीं है, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स पर भी ये लागू होगा कि संविधान संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। तो आर्टिकल 13 से क्या रिलेट है? तो आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का क्या है? रक्षक है, वो गारंटर है। 13(1) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले के सभी कानून फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होने पर शून्य होंगे। यानी मान लेते हैं संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है, यदि वो फंडामेंटल्स राइट का उल्लंघन करता है तो वो कानून कहाँ तक? वो शून्य हो जाएगा। 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को छुए या हानि पहुँचाए। राज्य मतलब राष्ट्र। 13(3) कहता है कि कानून की व्यापक परिभाषा, यानी कानून में क्या क्या शामिल होगा, कोई रूढ़ि परंपरा या कुछ पहले परंपरागत लॉ शामिल होगा, तो कानून की परिभाषा बताता है उसमें। 13(4) जो 24वें संविधान संशोधन की बात करता है कि संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा, तो यही 13(4) को ऐड किया गया और कहा गया कि संविधान संशोधन जो है कानून नहीं है, इसीलिए फंडामेंटल राइट पर भी लागू होता है। तो इसी के बाद केशवानंद भारती जो 1973 का केस है, उसमें क्या निर्णय दिया गया कि हाँ पार्लियामेंट कैन अमेंड, मतलब पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वो वायोलेट नहीं कर सकती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगी तो फिर वो शून्य हो जाएगा। अब इसकी एक और कुछ डिटेल से देखें तो जैसे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो ये एज इट इज़ ये भाग 20 में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? तो संसद को शक्ति कि संविधान व इसकी व्यवस्था में संशोधन कर सकता है, किसी उपबंध का परिवर्तन व निरसन, यानी ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, वो संविधान संशोधन से रिलेटेड परिवर्तन ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है और समाप्त कर सकता है। ठीक, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। संशोधन प्रक्रिया हमारा क्या है? तो ज़्यादा ना तो लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है, यानी बीच का है। लचीला क्या है? तो यूके वाला लचीला है और यूएसए का कठोर है। आर्टिकल 368 को अभी तक 2 बार संशोधन किया गया है। कब? तो एक बार 24वें संविधान संशोधन 1971 में और एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया हुआ है। संशोधन की प्रक्रिया की बात करें कि ये संविधान संशोधन की कैसे वो प्रक्रिया चलती है, तो पहले विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। हमने देख लिया कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए चाहे वो राज्यसभा में, बट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें कि उसका प्रस्तुत जो है किसी भी सदन में हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में, किसी में भी स्टार्ट हो सकती है। मंत्री या गैर सरकारी सदस्य यानी प्राइवेट मेंबर कहते हैं जिसको, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक इसमें नहीं होती है। यदि पारित करने की बात करें तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, अलग अलग दोनों सदनों में ऑब्वियसली बात है विशेष बहुमत से होगा तो अलग अलग विशेष बहुमत होनी चाहिए। असहमति पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक, संयुक्त बैठक का प्रावधान का चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक के बारे में कहा गया है। संघीय मुद्दे की बात करें तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए। अगर कोई मान लेते हैं संघीय मुद्दे है, फेडरल इशू है जिस पे अगर संविधान संशोधन करना है तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके साथ प्लस में आधे राज्यों के विधानमंडलों से सामान्य बहुमत द्वारा, यानी आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत, ये ध्यान रखें सामान्य बहुमत से।
तो अब ये हमने देखा है कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्य ही है 24वें संविधान संशोधन के तहत। वो अगर प्रकार की बात करो तो औपचारिक और अनौपचारिक होती है। तो औपचारिक में तो हमारा मेन है ही कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा या आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है कि एक भाई नॉर्मल संशोधन करना है तो संसद के साधारण बहुमत से करो, लेकिन यदि संविधान संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत करो। अनौपचारिक में तो पता ही है कि कुछ न्यायिक घोषणाएं हो सकती है कि भाई कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया कि हाँ संविधान में ये लागू होना चाहिए, ये ऐसे प्रोविज़न करना चाहिए, तो वो हो सकता है वो कुछ सम्मेलन या राजनीतिक व्यवहार, तो ये तो अलग नॉर्मल ही है ये। अगर आर्टिकल 368 के अंतर्गत बात करें तो एक विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत में क्या होगा, तो उपस्थित व मतदाता का 2/3 बहुमत, की उपस्थित जितने भी है और उसमें जो मतदान किए उसका 2/3 होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि 90 उपस्थित है, ठीक, तो उसमें उपस्थित कितने हैं 100, अब 90 उसमें से वोट दिए तो ये गिना जाएगा 90 में से, 90 का 2/3 कितना होगा, तो 90 का 2/3 60 हो जाएगा, 90 × 2/3 तो 60 हो जाएगा। तो उपस्थित 100 जितने भी हो पर उसमें जितने मतदान किए उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए, और प्लस में कुल सदस्य का आधे से कम ना हो, यानी कुल का आधे से कम ना हो का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि अगर लोकसभा में 543 सीट है तो 543 का आधा जितना होगा 272 समथिंग में, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक तो 2/3 होना ही चाहिए, प्लस में आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष बहुमत का मतलब ये प्रोविज़न है। ठीक, और जो संघीय मामला में हो तो विशेष बहुमत तो रहेगा ही कि ये दोनों प्रोविज़न तो रहेगा ही, उसमें भी आधे राज्यों का समर्थन साधारण बहुमत से होना चाहिए। राज्यों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के लिए सहमति देने में कोई समय सीमा तय नहीं है। ठीक, तो संघीय विषय से जैसे मान लेते हैं जीएसटी में रिफॉर्म किया गया कि 101वां संविधान संशोधन, फिर आर्टिकल 368 के स्वयं में यदि संशोधन करना हो तो उसमें भी यही लगेगा कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ ऐसे जो केवल संघीय मामला ना हो, जो केवल केंद्र का हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, इन सभी में क्या है तो संविधान संशोधन लगेगा, लेकिन ये विशेष बहुमत से लगना चाहिए, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा था कि संविधान संशोधन विधेयक जो था वो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। बिल्कुल गलत है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी, 2 और 3 दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा सही है। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना इस बात पे कि क्वेश्चन आप पढ़ो कि ऊपर क्या कह रहा है और उसके बाद डायरेक्ट जाओ कि उसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की। पता चला कभी कभी यहाँ रहता है कि कौन सा सही नहीं है, और बार बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो और हाँ कौन सा सही है, 1 2 दोनों सही है, पर ये पूछ क्या रहा था कि कौन सा सही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है यार कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत का संविधान जो है मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ठीक, तो कह रहा है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कि अगर लोकसभा का कुल सदस्य 543 है तो प्रधानमंत्री को मिला करके इसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहा है। तो अब देखते हैं मंत्रियों के बारे में, फिर आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। भारत के मंत्री की यदि बात करें तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। कौन, तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, वो आर्टिकल 74 में चर्चा है। 75 में क्या है तो मंत्रियों की नियुक्ति, ये कार्यकाल, शपथ, वेतन आदि की सब में चर्चा है। 77 में क्या है तो भारत सरकार का कार्य संचालन मंत्रियों के माध्यम से किया जाएगा, कि भारत सरकार का कार्य संचालन किसके माध्यम से, तो मंत्रियों के माध्यम से। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। 88 में संसद में मंत्री की भागीदारी यानी परंतु मतदान नहीं यदि सदस्य न हो तो, कि आप बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु यदि सदस्य नहीं है तो आप मतदान नहीं करेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर नियुक्ति की बात करें तो सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं।
तो जब हमारा क्वेश्चन था कि कितने श्रेणी के मंत्री होते हैं, तो फिर हम ये सब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री को जानने के लिए उसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, ताकि अगर उसकी श्रेणी समझे कि कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें बहुत आसानी होगी। मंत्री जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य है, ये तो सही बात है। पद की शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 75(4) में, यानी उसके सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है, सच्ची निष्ठा के बेस पे और गोपनीयता की शपथ लेगा वो। अब बात करते हैं श्रेणी के की, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर क्या है। तो संविधान में यह वर्गीकरण नहीं लिखा कि यह केवल कन्वेंशन है, यानी परंपरागत तौर पे जो है मंत्रियों को 4 या 5 जितने विभागों में बांटना है बांट देते हैं, पर यह संविधान में वर्णित नहीं है। तो ये 4 भागों में बांटा तो गया हुआ है, लेकिन ये परंपरागत तौर पे है, ये संविधान में नहीं है। पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर प्रमुख मंत्रालय और नीतिगत निर्णय लेते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री यानी MOS इंडिपेंडेंट चार्ज लेते हैं, जो मंत्रालय का स्वतंत्र नियंत्रण रखते हैं। फिर ये है राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन कार्य करते हैं। और ये है उप मंत्री, निम्न स्तर सहयोग, अब लगभग नहीं रहते उप मंत्री, ऑब्वियसली नहीं, उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। अब संख्या की बात करें, लिमिट ऑफ नंबर की कितने जो है, तो 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है आर्टिकल 75(1) ऐड किया गया, जिसमें कुल मंत्री यानी PM सहित कितना होना चाहिए, तो 15% या उससे कम होना चाहिए लोकसभा सदस्य संख्या के। क्या 15% तक रख सकते हो, यानी 543 का 15% की बात करें तो अधिकतम 81 मंत्री होनी चाहिए। राज्यों में यह सीमा कितना है, तो 12% विधानसभा में। ठीक, तो ध्यान रखें ये कि कुल मंत्री PM सहित लोकसभा में यानी केंद्र में 15%, जबकि राज्यों में यह सीमा जो है 12% है विधानसभा के टोटल सीट का, कि किसी राज्य में अगर 400 सीट है तो उसकी 400 का 12% ही उसमें उतने मंत्री रह सकते हैं। दिल्ली में जैसे अगर 70 सीट है तो उसका 12% ही। ठीक, तो केंद्र में 15% और राज्य में यह 12% है। सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें कि भाई यदि आप मंत्री नियुक्त हो रहे हो किसी सदन के प्रति तो उसके लिए आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होगी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व कि पूरे कैबिनेट यानी पूरे मंत्रिपरिषद की, तो अनुच्छेद 75(3) में इसकी चर्चा है कि सरकार जो है सदन का विश्वास यदि खोती है तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है कि कॉमन लॉ प्रैक्टिस के बेस पे कि PM किसी मंत्री को हटा सकता है। कैसे, तो वो राष्ट्रपति से कह करके। ये हटा कौन सकता है, तो ओनली प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली बात है कि केवल राष्ट्रपति ही रिमूव कर सकते हैं PM की सलाह पर पे। यदि PM इस्तीफा दे दिया तो पूरा कैबिनेट ही भंग हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो ये 4 प्रकार के मंत्री तो है, लेकिन संविधान में चर्चा नहीं है, ये कन्वेंशनल है यानी परंपरागत के तौर पे है। ये संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या जो है प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा में कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और राज्य में कितना है, राज्य विधानसभा में तो 12% होना चाहिए। तो हमारा पहला गलत है, केवल दूसरा सही, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ये भी पॉलिटी की ही है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1, इसमें भी ये 3 स्टेटमेंट वाले हैं, तो 3 स्टेटमेंट वाले को एलिमिनेट करना बहुत ईजी है, वो ध्यान रखें हमेशा। तो पहला कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा है हमारा कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो इसकी सॉल्यूशन पे देखते हैं इसकी आंसर क्या है, वो तो देखेंगे ही, पर यदि आप ये ध्यान दो कि अगर मान लेते हैं ये दोनों आपको कंफ्यूज कर रहे हो कि ठीक है भारत की घोषणा का अनुसमर्थन करना, पर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये तो बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, यूजुअल ऑप्शन है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही आएगा, क्योंकि लोकसभा ही भंग होती है, उसकी ही निर्वाचन होती है, राज्यसभा में तो होता नहीं है, राज्यसभा तो भंग होती नहीं है। तो 2 तो ऑब्वियसली सही है, तो 2 जिसमें नहीं है वो कट कर दो, तो 2 गया, ये 2 गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा A और B। अब देखते हैं, मान लेते हैं पहला मेरे को नहीं मालूम है कि आपात की घोषणा का अनुसमर्थन क्या लोकसभा ही करता है, कि केवल लोकसभा ही कर सकता है या राज्यसभा ही करेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो महाअभियोग अब दोनों चला सकता है, कैसे, ये कॉमन सेंस कैसे लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी। तो अगर जब उसके इलेक्शन में भाग ले सकते हैं तो महाभियोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस से कर सकते थे। तो ये लोकसभा का अनन्य शक्ति थोड़ी ना होगा। लोकसभा की अनन्य शक्ति का मतलब है, अनन्य का क्या मतलब है कि उसके पास स्पेशल है, विशेष है, जो राज्यसभा में नहीं हो सकती। अब जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये राज्यसभा में नहीं होती है, जो केवल लोकसभा में ऐसी कुछ शक्ति है, जो प्रोविजन जो केवल लोकसभा में ही होती है, उसी को कह रहे हैं लोकसभा की अनन्य शक्ति। तो हमारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है तो राज्यसभा में भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, केवल 2। अभी देखते हैं कि लोकसभा की अनन्य शक्ति क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ,
एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, जो राज्यसभा, कुछ ऐसी शक्ति जो लोकसभा के पास हो राज्यसभा के पास ना हो। मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये ऑब्वियसली बात है क्योंकि लोकसभा के ही प्रति होगा, जितने भी मंत्रिपरिषद कैबिनेट होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा का अनन्य शक्ति है। लोकसभा में बहुमत न होने पर सरकार गिर जाती है। राज्यसभा कैन नॉट रिमूव गवर्नमेंट, राज्यसभा गवर्नमेंट को नहीं हटा सकती है। विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव ओनली इन लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है आर्टिकल 75(3) के तहत ये क्या है, तो ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है। यदि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये मनी बिल, धन विधेयक की बात करें तो ओनली लोकसभा कैन ओरिजिनेट, तो ये बात ध्यान रखें कि मनी बिल जो है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा। स्पीकर यह प्रमाणित करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर वो प्रमाणित करते हैं कि यह मनी बिल है या नहीं है। राज्यसभा केवल क्या करती है, तो सुझाव दे सकती है, और वह भी 14 दिनों में, 14 दिनों के अंदर ही। अगर 14 दिनों से लेट हुआ तो पारित माना जाएगा। अस्वीकार, संशोधन, लागू या रोकने की शक्ति नहीं है धन विधेयक के मामले में, तो लोकसभा ही अंतिम निर्णय लेती है, इसीलिए लोकसभा के पास अनन्य शक्ति है ये। वार्षिक बजट की अंतरिम स्वीकृति यानी बजट की मुख्य शक्ति जो है लोकसभा के पास है। एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल ओनली लोकसभा में वो लाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक, तो ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा ना चाहे तो सरकार पैसा खर्च ही नहीं कर सकती, ऑब्वियसली बात है। मंत्रियों का पद त्याग यानी पीएम सहित, पीएम लूज मेजोरिटी यानी मान लेते हैं पीएम बहुमत खो दिए तो पूरे जो परिषद है उसको रिजाइन देना पड़ेगा। यह शक्ति लोकसभा को विशिष्ट बनाती है। राज्यसभा में पीएम बहुमत नहीं, सरकार पर असर ही नहीं पड़ेगा, पर लोकसभा में ये मेजोरिटी तो बहुत ज़रूरी है। यदि आपातकाल से संबंध की बात करें तो आपातकाल हटवाने की शक्ति यानी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, तो लोकसभा इसे जो है सिंपल मेजोरिटी से रद्द कर सकती है। साधारण बहुमत से, ध्यान रखें ये सिंपल मेजोरिटी की बात करें, साधारण बहुमत से जो है रद्द कर सकती है। राज्यसभा की सहमति इसमें आवश्यक नहीं है। आपातकाल हटवाने की बात कर रहा है, ठीक है, आपातकाल हटवाने की बात कर रहा है, राज्यसभा की सहमति आवश्यक नहीं। यह लोकसभा का बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है ये। संयुक्त बैठक में प्रभुत्व की बात करें तो अगर संयुक्त बैठक हो तो लोकसभा की संख्या अधिक होने से डिसीजन लोकसभा के पक्ष में चला जाता है। ऑब्वियसली बात है, राज्यसभा में 243-45 सीट है, 200 मान लेते हैं 50 पूरी बात कर ले, और जबकि लोकसभा में कितने हैं तो 543 है। कुछ और प्रोविज़न है जो वो भी देख लेते हैं कि लोकसभा के समान शक्ति क्या है, लोकसभा के असमान और राज्यसभा की विशेष शक्ति है, कि लोकसभा की अन्य क्या क्या शक्ति है। तो वही हमने धन विधेयक के संबंध में समझ लिया कि केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। वित्त विधेयक के संबंध हमने समझा कि प्रस्तुत केवल लोकसभा में होगा, लेकिन पारित करने की शक्ति जो है दोनों के समान है कि दोनों को विशेष प्रक्रिया से ही पारित होगी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ओनली लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, कि राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ओनली लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकता है, अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। आपातकाल समाप्त करने का संकल्प जो है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में। यदि दोनों की कुछ ऐसे शक्ति है जो दोनों के पास समान है, तो जैसे देखिए, यानी प्रस्तुत करने की तो सामान्य साधारण विधेयक प्रस्तुत करने की, संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की, दोनों में किया जा सकता है। वित्तीय विधेयकों का प्रस्तुत करने के लिए ये वित्त विधेयक में एक तो आता है फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, तो वो दोनों अलग अलग है कि ये जो है आपका वित्त विधेयक और ये वित्तीय विधेयकों का ये दोनों अलग अलग होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन व महाभियोग दोनों में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व हटाना दोनों में हो सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की सिफारिश दोनों में हो सकता है। अध्यादेश की स्वीकृति के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में। फिर उसके बाद क्या है, आपातकाल की स्वीकृति के लिए तो दोनों में करना पड़ेगा, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। पीएम सहित मंत्रियों का चयन तो किसी में से भी हो सकता है। रिपोर्ट पर विचार करना कोई भी कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। यदि राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अधिकृत कर सकती है। अगर राज्यसभा कोई ऐसा पास कर दे कि भाई आपको 249 आर्टिकल के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, तो ही संसद बना सकती है। आर्टिकल 312 जैसे राज्यसभा संसद को नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु अधिकृत कर सकता है, कह सकता है कि आप नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करो। आर्टिकल 67 केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का लोकसभा से कोई संबंध ही नहीं है, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360 यानी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, जो आपातकाल की घोषणा होती है उसके समय में यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है या मंजूरी के दौरान यदि विघटन हो जाता है तो अकेले राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि मान लेते यदि लोकसभा का विघटन ही हो गया तो ऑब्वियसली बात है अकेले उस समय राज्यसभा तो अनुमोदित कर ही देगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो पहला हमारा ऑप्शन क्या था कि आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। तो अनुसमर्थन करने के लिए दोनों में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों में वो लाया जा सकता है। बस उसको हटाना, यदि आपातकाल को हटाना हो तो ये किस में आएगा, तो केवल लोकसभा में आएगा। ये बात ध्यान रखें। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो ये केवल लोकसभा में आएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तो ये भी लोकसभा या राज्यसभा। तो हमारा पूछ रहा था लोकसभा की निर्णय शक्ति, तो केवल बी, यानी केवल 2, ऑप्शन बी आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दल बदल की कानून की बात करें तो अब इसमें से पूछ रहा है कि सही कौन है कि दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में बात करें। पहले ऑप्शन में है कि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है, निर्देश देता है कि कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो नॉमिनेटेड होता है, नाम निर्दिष्ट विधायक जो है, कोई नॉमिनेटेड विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर, यानी 6 महीने के अंदर जो है किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यानी क्या दल बदल कानून जो है ये निर्देश देता है कि जो नॉमिनेटेड व्यक्ति जो होता है, नॉमिनेटेड विधायक जो होता है, सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होता। इसका मतलब है कि 6 माह के बाद 6 माह प्लस शामिल क्या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं पीठासीन अधिकारी, उनको जो है दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। यानी ये जो है इसके मामला देखने के लिए कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम लिमिट में हम दल बदल का मामला का निपटान कर देंगे। तो दल बदल है क्या, तो इधर चला उधर चला, वही है इधर चला मैं उधर चला, तो पार्टी बदलती रहती है, तो इसीलिए दल बदल कानून लाया गया था। तो दल बदल विरोधी कानून की बात करें यदि एंटी डिफेक्शन लॉ, तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, तो इसके तहत जो है दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या था दल बदल, तो ये हमेशा ध्यान रखें 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। तो इसके उद्देश्य की बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना, निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त को कम करना, कि ऑब्वियसली बात है राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी अगर दल चेंज नहीं होंगे तो स्थिरता तो बरकरार रहेगी। निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे खरीद फरोख्त को रोकना। आप मान लेते हैं पहले कोई कांग्रेस में निर्वाचित हो गया, बीजेपी ने कहा कि मैं 50 करोड़ दूंगा मेरे में आ जाओ, वो तुरंत जंप करके आ जाएगा इसमें। पार्टी अनुशासन बनाए रखना, वो है ना कि आया राम गया राम संस्कृति को समाप्त करने के लिए लाया गया कानून था ये। किन के लिए लागू होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा है, नगर निकाय और पंचायतों के लिए ये लागू नहीं होता। ये ध्यान रखें कि दल बदल कानून सीधा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए है। अब इसकी कुछ आगे की प्रोविज़न बात करें तो अयोग्यता कब ठहराएगा दल बदल कानून, तो 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई विधायक या सांसद अयोग्य होगा कब, यदि स्वेच्छा से दल छोड़ दे, कि आपने पार्टी में है और आपने पार्टी से इलेक्शन जीत लिया लेकिन बिना किसी को इन्फॉर्म किए स्वेच्छा से आपने पद छोड़ दिया, तो आपने पार्टी से हट गए, तो उसके एवज में आप जो है दल बदल के आधार पर अयोग्य वो करार दिए जाओगे। जैसे रिटेन रेजिग्नेशन आवश्यक नहीं है, व्यवहार या कार्य से भी साबित हो सकता है कि भाई आपने दल छोड़ दिया, आपके व्यवहार से देख लिए, कार्य से भी देख लिए, तो आप गए, अब हमारी पार्टी से ही निकाल दिए जाओगे। उसके अलावा तो आपने छोड़ ही दिया, उसके अलावा भी आप अयोग्य हो गए। अब पार्टी व्हिप का उल्लंघन, यानी हाउस में मतदान या अनुपस्थित पार्टी लाइन के खिलाफ। अब जैसे कह रहा है कि व्हिप तोड़ने पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, पर अंतिम निर्णय किसका होगा, स्पीकर का। व्हिप क्या होता है, तो मान लेते हैं कि जैसे अब कोई भी पार्टी हो, यहाँ बीजेपी हो गई और एक कांग्रेस हो गई, तो अब दोनों पार्टी अपने अपने जो उनके सदस्य होते हैं उनके लिए एक वो मान लेते कोई आचार संहिता या कोई लॉ जारी किए कि भाई आपको इसी क्षेत्र में आपको यहाँ वोट देना है, यहाँ नहीं देना है। मतलब जैसे कोई बिल आया तो उस पर वोट देना है, नहीं देना है, तो व्हिप जारी कर दिए। अगर उस व्हिप के उल्लंघन करते हो तो आपको उसमें ऑब्वियसली बात है आप अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हो, तो उसके लिए आपको अयोग्य करार दिया जाएगा। विशेष स्थिति की बात करें तो नामांकित सदस्य, यानी जिसको नाम निर्दिष्ट सदस्य कहते हैं या नॉमिनेटेड मेंबर भी कहते हैं, तो नियुक्ति के 6 माह के अंदर राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके पास एक ऑप्शन है कि जैसे मान लेते हैं कोई नॉमिनेटेड मेंबर हुआ, तो यदि जिस दिन से नॉमिनेट हुआ उसके 6 माह के अंदर आप किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हो, ये परमिशन देता है। जबकि 6 माह के बाद यदि आप शामिल होगे तो आप अयोग्य हो जाओगे, यानी आप डिसमिस हो जाओगे वो। ठीक है, आगे की बात कहते हैं, इसमें कुछ अपवाद है, यानी एक्सेप्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस। अब कुछ मर्जर यानी विलय की बात करता है कि मूल दल के 2/3 सदस्य शाखा बनाकर किसी अन्य दल में शामिल हो तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक ये मेंबर था, एक पार्टी था, आप याद करो वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना ग्रुप का जो मेंबर था, उसमें शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे, वो 2/3 पार्टी से ही विलय करके बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे ही होता है कि
आपकी पार्टी थी, आपकी पार्टी यदि आप 2/3 से इस पार्टी को तोड़ करके आप सदस्यों को लेकर के कहीं और जा कर के उसमें अगर विलय करते हो तो आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होगे, लेकिन 2/3 से कम अगर मेंबर है तो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फिर। तो वही कह रहा है कि मूल दल के 2/3 सदस्य शाखा बनाकर किसी अन्य दल में शामिल हो तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। पहले स्प्लिट यानी विभाजन की सुविधा भी थी, पर 91 संविधान संशोधन 2003 से समाप्त कर दिया गया कि पहले विभाजन हो सकता था, अब नहीं, अब आपको 2/3 सदस्य ही रखनी पड़ेगी। शक्तियाँ और प्राधिकरण की बात करें तो निर्णय कौन देगा, स्पीकर या चेयरमैन का निर्णय, यह अंतिम निर्णय होगा लोकसभा स्पीकर। जुडिशियल रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस है, तो किहोतो होलोहन केस 1992, किहोतो होलोहन बनाम जाची लहू 1992 में। इसके निर्णय आने के बाद जो है न्यायिक समीक्षा संभव है, पहले नहीं थी। इस निर्णय के पहले जो है लोकसभा जो स्पीकर जो कोई निर्णय देता था तो वो न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था, यानी न्यायालय में नहीं जा सकता था। लेकिन किहोतो होलोहन बनाम जाची लहू 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि आप इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। टाइम लिमिट की बात करें तो 10वीं अनुसूची में कोई समय सीमा की बात नहीं की गई है, इसीलिए निर्णय लटकाया जा सकता है। ठीक, तो और इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 91 संविधान संशोधन 2003 से जो है स्प्लिट हटाया गया, जिसमें भाई आधा विभाजन करके चले गए तो वो नहीं होगा, अब 2/3 होना चाहिए, तो स्प्लिट हटाया गया। प्लस मंत्री सीमा 15% लागू हो, तो पता ही है कि 15% पूरे लोकसभा का 15% होना चाहिए, तो इधर चला उधर चला, अब 2/3 से ही होनी चाहिए। अब तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट यानी नॉमिनेटेड या नामांकित विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, 6 माह के अंदर वो शामिल हो सकता है, 6 माह के बाद जो है वो शामिल नहीं हो सकता, शामिल होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता है, जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है, तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है, तो पहला गलत है, दूसरा हमारा ऑप्शन सही है, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, एक सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 सही पूछ रहा है इसमें भी, कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो एक और बात ध्यान रखें, जब मान लेते हैं अगर कोई ऐसे ऑप्शन पढ़ रहे हो तो जब इस लेक्चर को आप देख रहे हो तो इसके साथ ही आप अपना PYQ रखो या वीडियो रोक करके ये स्टेटमेंट आप भी पढ़ो कि ये क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। जब आप स्टेटमेंट खुद से पढ़ोगे तो उससे एनालिसिस करने में या फिर उसको रिकॉल करके या बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाने में बहुत आसानी होगी। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र यदि दे देता है तो जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है, यानी कह रहा है कि यदि जो सरकार जो है यदि महान्यायवादी को नियुक्त किया था, यदि सरकार ही इस्तीफा दे देती है या सरकार हट जाती है तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देगा। तो एट प्रेजेंट हमारा अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकटरमन है, और सॉलिसिटर जनरल क्या है, तो तुषार मेहता साहब है। तो आर वेंकटरमन ध्यान रखें और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। बाकी इस क्वेश्चन पे देखते हैं इसकी एनालिसिस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है, संवैधानिक प्रावधान है। पद जो है भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत ध्यान रखें कि जो ये सर्वोच्च जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 76 ध्यान रखें। योग्यता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होने चाहिए, जैसे मैं भारत का नागरिक, कम से कम 5 वर्ष हाईकोर्ट के जज या 10 वर्ष हाईकोर्ट में वकालत या राष्ट्रपति के मत में कोई उत्कृष्ट विधिवेत्ता, यानी इनमें से कोई भी होने चाहिए। पद की प्रकृति की बात करें यानी टेन्योर की, तो प्रेसिडेंट प्लेजर यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे उनकी वो उससे त्यागपत्र ले सकते हैं। इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को लिख कर देंगे। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। पुनर्नियुक्ति होती है महान्यायवादी की यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। फुल टाइम सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें, फुल टाइम सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं पर सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। यानी है तो ये सरकारी अधिकारी महान्यायवादी, पर ये क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पर सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते। यदि अधिकार की बात करें पावर्स की, तो भारत सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत करते हैं सरकार की तरफ से। राष्ट्रपति के संदर्भ हो जैसे आर्टिकल 143 पर राय देते हैं, तो आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति वो राय लेते हैं, संदर्भ लेते हैं, तो उससे वो
अपनी राय देते हैं महान्यायवादी, किसी भी कानूनी विषय पर सरकार की सहायता करते हैं। संसद से संबंधित अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 88 यानी 88 में चर्चा है कि लोकसभा, राज्यसभा या उनकी समितियों की कार्यवाही में जो है भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते हैं जब तक सांसद ना हो। सदस्य नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वोट नहीं कर पाएंगे। अब यदि सॉलिसिटर जनरल की बात करें, जो तुषार मेहता साहब है, यह संवैधानिक पद नहीं है सॉलिसिटर जनरल की, सिर्फ सरकार का विधिक अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कार्य जो है अटॉर्नी जनरल यानी AGI की सहायता सरकार के लिए वकालत करना, यानी महान्यायवादी की सहायता करेंगे कौन? तो सॉलिसिटर जनरल करेंगे तुषार मेहता साहब। कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं कि उसे संसद की बैठकों में भाग लेने का विशेष अधिकार हो। कोई संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है कि वो संसद की बैठक में भाग ले या नहीं ले। जबकि महान्यायवादी के बारे में क्या है कि आर्टिकल 88 के तहत जो है ये संसद में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान के तहत गठित किए गए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सॉलिसिटर जनरल को ऐसा अधिकार नहीं है। कैसा? तो संविधान में केवल भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है, सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 88 के अनुसार है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों तथा उनकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, पर वह मतदान नहीं कर सकता। लेकिन सॉलिसिटर जनरल के लिए ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। वह केवल सरकार का कानूनी अधिकारी है, पर संसद में भाग लेने का कोई विशेष संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो इसीलिए जब संसद में भाग लेने की बात होगी तो केवल महान्यायवादी लेंगे, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं लेंगे। केवल वही सरकार के अधिकारी है, यानी संसद की समितियां अक्सर जो है जैसे सचिव हो गए, अन्य सरकारी अधिकारी या एक्सपर्ट्स विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुलाकर गवाही, स्पष्टीकरण या प्रस्तुति आदि लेती है। तो वास्तविक संवैधानिक स्थिति की बात करें तो 76(4) क्या कहता है कि महान्यायवादी जो है प्रेसिडेंट की प्लेजर पर पद धारण करते हैं। प्रेसिडेंट की प्लेजर का मतलब वही प्रसाद पर्यंत। वह अपना त्याग राष्ट्रपति को देते हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सरकार के इस्तीफा देने पर महान्यायवादी स्वतः त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है। और ये ऑब्वियसली बात है कि जब सरकार के जो पक्ष में लड़ रहे हैं तो यदि संवैधानिक बाध्यता नहीं है, फिर भी यदि राजनीतिक परंपरा तो ऐसा होगा ही कि जब सरकार हार जाएगी या बदल जाएगी तो वो भी स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे देंगे, पर वो संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ध्यान रखें, स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं पर संवैधानिक व्यवस्था नहीं है वो। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो सबसे पहली बात तो सॉलिसिटर जनरल को भाग लेने की अनुमति नहीं है इसमें, ये तो गलत हो गया। दूसरी बात, उसके अलावा और भी संसद समितियों की बैठकें भाग ले सकते हैं, समितियों के कुछ सचिव वगैरह हो गए। भारत के संविधान के अनुसार, ये संविधान के अनुसार जो है भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसको उसको नियुक्ति किया था इस्तीफा देता है। तो ऑब्वियसली बात है जब सरकार नियुक्त किया था त्यागपत्र देगा तो ये भी दे देगा, लेकिन संविधान के अनुसार नहीं है। ये परंपरावादी है, ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है ये। तो सही कौन है? तो जो सॉलिसिटर जनरल की वजह से ये भी गलत और संविधान के अकॉर्डिंग जो बात है ये भी गलत। तो हमारा इसमें ना तो एक ना ही दो। आर वेंकटरमन AGI है और मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, भारत के न्यायालयों द्वारा रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, रीट से संबंधित क्वेश्चन 2024 में सेट A का जो है 83 नंबर क्वेश्चन है। तो हमने 2024 के ईयर में ये डिस्कस कर लिया है, कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो यदि आपको रीट को अच्छे से देखना है तो वहाँ जाकर के 2024 के क्वेश्चन नंबर 83 में वो वाला सेशन देखिए, 2024 वाले पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध, यानी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जो है जब तक कि उसका कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो उसको परमादेश नहीं होगा। यानी किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध कह रहा है कि मैंडेमस नहीं होगा जब तक इसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो। दूसरे ऑप्शन कह रहा है कि किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। यानी किसी कंपनी के विरुद्ध परमादेश नहीं होगा चाहे वो सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो। तीसरा स्टेटमेंट कि कोई भी लोकप्रवण व्यक्ति जैसे पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा को वारंटो रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या पिटिशनर हो सकता है। तो इसमें एक शब्द दे रहा है कि लोकप्रवण व्यक्ति। अब पब्लिक माइंडेड पर्सन, इसका क्या मतलब है? तो ऐसा व्यक्ति जो अपने निजी फायदे से ज़्यादा समाज या जनता के हित में उसके बारे में सोचता है, तो वो होता है उसको क्या कहेंगे? पब्लिक माइंडेड पर्सन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई अधिकारी जो ईमानदारी से काम कर रहा है और भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है तो वो भी क्या है? पब्लिक माइंडेड है। अब कोई व्यक्ति जो स्वच्छता अभियान जैसे रक्तदान, पेड़ लगाना, गरीबों की मदद, ऐसे काम करे वो क्या है? वो भी पब्लिक माइंडेड कहलाएगा। अब कोई नेता जो वोट के लिए नहीं बल्कि सच में लोगों की समस्या हल करने के लिए काम करे वो क्या है? तो वो भी पब्लिक माइंडेड पर्सन है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसको लोकप्रवण व्यक्ति को जनहितैषी व्यक्ति भी बात में बोल सकते हैं हम।
तो फिर भी इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्पेशल, फिर उसके बाद देखेंगे कि मामला क्या है इसका। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट का क्या मतलब होता है? रिट मतलब होता है न्यायिक आदेश, यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी वह आदेश होता है जिसके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। रिट का उद्देश्य क्या है? तो सरकार या किसी प्राधिकरण के गलत कार्य को रोकना या सही करवाना। ठीक, अब जैसे मैंडेमस की बात करते हैं, तो मैंडेमस यानी परमादेश की बात करें तो अब जैसे देखिए ये रीट कितने प्रकार के हो गए? तो 5 प्रकार के होते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सा पूछ रहा है? तो एक मैंडेमस की बात कर रहा है तो मैंडेमस को देखेंगे यानी परमादेश, और दूसरा जो हमारा को वारंटो अधिकार परीक्षा की बात कर रहा है तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये रहा हमारा मैंडेमस और को वारंटो अधिकार परीक्षा, ये रहा। ये पांचों इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि 2024 के क्वेश्चन नंबर 83 में हमने डिस्कस कर लिया 2000 PYQ के सेशन में, इतनी ही डिटेल किया है, तो इसीलिए यहाँ पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। परमादेश की बात करें तो हम आदेश देते हैं यानी वी कमांड कार्रवाई करने के लिए, किस पे? तो सरकारी अधिकारी पे, ध्यान रखें किस पे? तो सरकारी अधिकारी पे कार्रवाई करने की बात करते हैं। जारी नहीं किया जा सकता है किन किन लोगों के विरुद्ध? तो निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध जो है परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, यानी एक ऐसा रीट है परमादेश जो निजी व्यक्ति या निजी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर्तव्य विवेकानुसार हो तो उसके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध भी। केवल न्यायिक याचिका की भूमिका में हो तब जारी नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासनिक भूमिका में हो तो उस समय जारी किया जाएगा। अब को वारंटों की बात करें तो किसी प्राधिकार या वारंट के द्वारा सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की जांच, यानी कोई सार्वजनिक पद पर बैठा जो व्यक्ति है क्या सही तरीके से बैठा है या गलत तरीके से बैठा है, क्या वो उचित है या नहीं है, उसकी जांच के लिए अवैध कब्जे की रोक के लिए जारी किया जाता है। अभी जारी कौन कर सकता है? तो पद का निर्माण संवैधानिक होना चाहिए, उसके खिलाफ जो है जारी किया जाएगा। कि मान लेते हैं ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है क्या वो पद पे जो बैठा हुआ है क्या वो संवैधानिक है या फिर गलत तरीके से बैठ गया। जारी नहीं किया जा सकता है तो किसके? तो मंत्रित्व कार्यालय यानी मंत्री के कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अगर बात करें तो इस रीट की मांग जो है किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो केवल पीड़ित हो, यानी कोई भी इस रीट की मांग कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पीड़ित व्यक्ति होनी चाहिए। अगर मैंडेमस की बात करें, मैंडेमस जो हमने अभी देखा कि केवल सार्वजनिक कर्तव्य पर ही जारी होता है, पब्लिक ड्यूटी पर। प्राइवेट बॉडी पर मैंडेमस तभी जब वह पब्लिक फंक्शन कर रही हो या स्टैट्यूटरी ड्यूटी निभा रही हो। ठीक, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट एक्ट से बनी हो, मैंडेमस लागू साधारण निजी दुकान पर नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? पहला ऑप्शन था कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसका कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो मैंडेमस नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यदि उसको सार्वजनिक कार्य सौंपा जाएगा तब मैंडेमस जारी होगा, यदि नहीं सौंपा गया तो नहीं जारी होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, किसी कंपनी के विरुद्ध, यानी किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। तो परमादेश का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है सार्वजनिक कर्तव्य होना चाहिए, सार्वजनिक अधिकारी होना चाहिए। तो कंपनी थोड़ी ना है सार्वजनिक अधिकारी, भले ही कोई सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो। यहाँ तो सरकारी अधिकारी की बात करें तो ये बिल्कुल, तो ये भी सही है क्योंकि किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वो कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। तो बिल्कुल है क्योंकि वो सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा को वारंट और रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची यानी पिटिशनर हो सकता है। तो लोक प्रवण व्यक्ति क्या है? कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं है या हो उससे मैटर नहीं करता है, वो याचिका दायर कर सकता है। तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये पॉलिटी का नहीं है, एक सेकंड आगे का क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन। पहले 20 नंबर डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है 19 करेंगे और उसके बाद फिर 21 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे। यानी ये संविधान के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग उपाध्यक्ष का निर्वाचन उसी दिन होगा जिस दिन लोकसभा के अध्यक्ष तय करेंगे। ठीक। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। यानी आज्ञापक उपबंध का मतलब ये ट्रेडिशन है, कल्चर है, कन्वेंशन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा।
तीसरा स्टेटमेंट है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध जो है कोई अपील नहीं हो सकती। अब जैसे मान लेते हैं कि सदन की बैठक कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं, वो यदि अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बैठक करेंगे, तो उनकी शक्ति वैसी ही होगी जैसे कि अध्यक्ष की होती है, और उनके जो निर्णय दिए गए उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है, संसदीय पद्धति की बात कर रहा है, संविधान की नहीं, कि प्रस्ताव जो है अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो अब देखो, अब जैसे इसकी क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो 4 ऑप्शन है तो हमने इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत ईजी से लग जाते हैं। तो मान लेते हैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं हो, आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, 1-2 सही भी होगा, 1-2 आपको मालूम होगा, 1-2 नहीं मालूम होगा। ये 2 नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हो कि जो ये आज्ञापक उपबंध है या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से, तो हम ये बेसिक पढ़े हुए रहते हैं कि ये प्रायः मुख्य विपक्षी दल से ही होते हैं। शासक दल से होगा तो आज्ञापक उपबंध क्या ही हो गया उसमें। या फिर कोई भी ऐसा मान लेते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होती है, तो अगर चाहे स्पीकर हो, डिप्यूटी स्पीकर हो, उसमें प्रधानमंत्री का कोई न कुछ नहीं होता, वो सारे सदस्यों द्वारा अपने मेंबर से ही किया जाता है। तो यदि इसमें से एक भी यदि आपको गलत मालूम चल जाए, जब भी अगर जैसे 4-5 ऑप्शन वाले हो, 2 से ज़्यादा ऑप्शन वाले हो, तो उसमें आप एक गलत ढूंढने की कोशिश करो, एक गलत मिली ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं जैसे कि आपने 2 को गलत कर दिया, 2 गलत हो गए, और तो ये दोनों आपका गलत हो गया। अब बचा 3 और 4 कि मान लेते हैं 1 3 और 3 4, तो इसमें से ये 3 और ये 3 तो सही है, तो सोचना तो है ही नहीं कि 3 गलत हो सकता है, 3 तो सही हो गया। 4 में अगर प्रधानमंत्री की बात करें और लोकसभा की बात करें तो ये तो 4 आपको इन्फॉर्मेशन के बेस पे कट कर सकते हो, ठीक। इसके बारे में बाकी देखते हैं हम। ये रहे हमारे लोकसभा का सदन जिसमें हो हल्ला होते रहता है हमेशा। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर 95 तक की बात है। संविधान प्रावधान क्या करता है, तो अनुच्छेद 93 में है, 93 में लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव की बात है 93 में। 94 में क्या है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का त्यागपत्र व पद रिक्त होना, यानी चुनाव की बात है 93 में। 94 में पद की रिक्तता की बात हो रही है। 95 में क्या है, आर्टिकल 95 में तो स्पीकर यदि अनुपस्थित है या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष कार्य संभाल लेंगे। वो यदि मान लेते हैं स्पीकर अनुपस्थित हो गया, पद रिक्त हो गया, तो उसका कार्यभार कौन संभालेंगे, तो वो डिप्यूटी स्पीकर संभालेंगे। तो उपाध्यक्ष संवैधानिक पद है, अनिवार्य रूप से चुना जाना चाहिए ये, क्योंकि इसका भी अब आर्टिकल 93 में तो दिया ही हुआ है चुनाव का, 94 में पद रिक्त की बात हो रही है। नियुक्ति की बात करें या निर्वाचन की, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है साधारण बहुमत से। स्पीकर चुनाव की तारीख तय करते हैं, यानी जो लोकसभा के स्पीकर है वो चुनाव की तारीख तय करेंगे। आमतौर पर पहले सत्र में शीघ्र चयन होना चाहिए, ठीक। चुनाव जो है कन्वेंशन बेस्ड नहीं, पूरी तरह सदन का अधिकार है वो, ठीक। पद की अवधि की बात करें यदि टेन्योर की, तो सदन के कार्यकाल तक यानी 5 वर्ष तक वो बने रहते हैं, जब तक वह सदस्य बना रहे। यदि सदस्य से त्यागपत्र देंगे तो ऑब्वियसली बात है वो डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहेंगे। पद की बात करें तो त्यागपत्र द्वारा वो निवृत्त हो सकते हैं, सदस्य समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो सकता है पद उनका। सदन के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाता है। ये ध्यान रखें, उपाध्यक्ष पद को भी सदन के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव के बेस पे हटाया जा सकता है। बस इस रिमूवल प्रोसेस के लिए जो है, रिमूवल रिजोल्यूशन के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है, वो भी पूर्ण बहुमत और 14 दिन पूर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सदस्यता की बात करें, यदि मेंबरशिप की बात करें, तो उपाध्यक्ष शासक दल व विपक्षी दल कहीं से भी चुना जा सकता है। यद्यपि परंपरा क्या रही है, तो उपाध्यक्ष अक्सर विपक्षी दल से, यानी अध्यक्ष जो है वो शासक दल से होना चाहिए और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल से होने चाहिए, पर यह संवैधानिक बाध्यता नहीं है। शक्तियाँ एवं कर्तव्य यानी पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें, तो जब स्पीकर अनुपस्थित हो सभी शक्तियाँ स्पीकर जैसी सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे, वो असंसदीय आचरण पर नियंत्रण करेंगे, निर्णय जो है फाइनल होगा, सदन में अपील नहीं की जा सकती है उनकी। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक रोल की बात करें तो समितियों के नामांकन में योगदान करेंगे कि कौन कौन सी समिति नामांकित होगी, किस किस कार्य के लिए। विधेयकों की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे, लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपाध्यक्ष का वेतन या भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पॉलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसमें उतनी इकोनॉमिक जैसी कॉन्सेप्ट नहीं होती कि उसमें समझा जाए, बस इसमें एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये रिलेट करके पढ़ने से याद हो जाती है ये। एक्टिंग स्पीकर बात करें, जो वो कार्यभार संभालते हैं, तो स्पीकर की अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष कार्यवाहक हो जाते हैं, कार्यवाहक स्पीकर हो जाते हैं। स्पीकर का पद रिक्त हो तो भी उपाध्यक्ष। स्पीकर अयोग्य या निर्णय संभव नहीं है
कि मान लेते हैं उनको अभी नहीं बैठना है तो उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य नामित होंगे। संयुक्त बैठक में भी स्पीकर ना हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। तो यदि निष्पक्षता की बात करें वो तो प्रोसेस होता ही है कि सभापति के रूप में दलीय राजनीति से ऊपर हो उठ करके निर्णय दे, सदन की मर्यादा व निष्पक्षता बनाए रखे। मतदान केवल टाई होने पर यानी कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट, यानी कि दोनों की वोट बराबर हो गई तो लास्ट में ये अपना एक जिनको देना चाहे उनमें दे सकते हैं। ये उपाध्यक्ष के निर्णय पर सदन में कोई अपील नहीं होगी कि उपाध्यक्ष के निर्णय हो गया तो उसमें कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? हाँ, तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उनका जो है मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से, तो केवल मुख्य विपक्षी दल से होना चाहिए, शासक दल से। ये आज्ञापक उपबंध नहीं, तो ये गलत हो गया दूसरा। तीसरा, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है कि हाँ, शक्ति तो अध्यक्ष के बराबर ही होगा और वो जो निर्णय देंगे उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। 4 नंबर कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है? तो 4th गलत और फिर उसके बाद 2 गलत, तो 1 और 3 ए ऑप्शन है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी से रिलेटेड नहीं था, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और फिर 21 नंबर से वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी यहाँ तक बने देखे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।